बॉयज़ एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज़। अभी तक हमने डिफेंस ऑफ कंसेंट कवर कर लिया था। अब अगला पार्ट जो हमारा रह जाता है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जो सेक्शन 96 से शुरू होगा। 92 पे पिछला मॉड्यूल ख़त्म हो गया। बीच में ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेक्चर आपको दे दिया जाए। अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन 3 सेक्शंस का ले लेते हैं। ये 3 सेक्शंस वाला पार्ट है 93, 94 एंड 95। 93 कम्युनिकेशंस मेड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैज़ सफर्ड अ हार्म, इन जैसे एक्ट्स को कवर करता है जिसमें इंसान को कम्युनिकेट हो गया और उस कम्युनिकेशन के नतीजे में हार्म हो गया। सेक्शन 94 एक्ट्स डन अंडर थ्रेट, और जिसमें अप्रहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ हो तो उनको एग्जेम्प्ट करता है। और 95 ऐसे एक्ट्स को कवर करता है विच रिजल्ट इन स्लाइट हार्म्स, या जिन्हें लॉ ट्रिफल्स कहता है, और ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आगे हम इन डिटेल तीनों सेक्शंस को समझेंगे वन बाय वन। लेट्स टेक द फर्स्ट सेक्शन। Section 93. No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it's made, if it's made for the benefit of that person. Good faith और harm और benefit 3 important words है। आगे harm और benefit पे मैं कमेंट करूँगा। यहाँ पे good faith आप जानते हैं 52 की डेफिनेशन है, और benefit अब तक जो हमने समझा था और जो सेक्शन 92 कहता था पेक्यूनरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ कोई मॉनिटरी बेनिफिट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ए ने बी से कहा कि आपके सारे पैसे डूब गए शेयर मार्केट में, बी को कोई इंजरी हो गई, एंड दैट सच बेनिफिट वाज मेड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ है, तो पर्सन मेकिंग द कम्युनिकेशन एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। सिमिलरली ए ने बी को कोई शॉकिंग न्यूज़ दे दी कि आप नहीं बच सकते, आपकी किडनी ख़राब है, या आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, या आपके घर या मकान या स्कूल किसी चीज़ को आग लग गई, तो ऐसे कम्युनिकेशंस जो गुड फेथ में किए गए ऑफेंस नहीं कहलाते। अगला सेक्शन सेक्शन 94 है। Except murder and offences against the state punishable with death. इन दो के अलावा nothing is an offence which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably causes the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence, provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint. यानी एक इंसान ने अगर उसको जान से मार देने की धमकी दे गई, और इस धमकी यानी उसको एप्रहेंशन हुआ कि इस धमकी से इंस्टेंट डेथ हो सकती है, और ही हैड एप्रहेंशन दैट नॉन कंप्लायंस टू दैट थ्रेट विल कॉस्ट हिम हिज लाइफ, और फिर उसने वो एक्ट किया, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। मगर वो दो नेचर का ऑफेंस एक्ट नहीं होना चाहिए। एक तो मर्डर वो नहीं कर सकता किसी भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी थ्रेट, ही कैन नॉट कमिट अ मर्डर ऑफ अ पर्सन, एंड ही कैन नॉट डू एन एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड पनिशेबल विद डेथ। फॉर एग्जाम्पल वेजिंग वॉर की पनिशमेंट डेथ है, ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, तो ये ऐसे ऑफेंसेस, दो तरह के ऑफेंसेस तो नहीं कर सकता, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ और मर्डर। एंड देन प्रोविजो प्रोवाइड्स कि उसने अपनी मर्जी से बाय हिज ओन अकॉर्ड ऐसा ना किया हो। एक तो अपनी मर्जी थी, या फिर रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ हार्म विच इज़ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, मीनिंग दैट अगर उसको इंस्टेंट डेथ का एप्रहेंशन नहीं है और फिर ऐसा एक्ट किया तो ये 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ से ये पता चलता है कि कंपेल्ड बाय थ्रेट अगर एक इंसान जुर्म करने पर मजबूर किया जाए तो वो 4 चीज़ें नहीं करना चाहिए। एक, मर्डर नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो कोई ऐसा ऑफेंस ना करे जो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट हो और उसकी पेनल्टी, उसकी पनिशमेंट पीनल लॉ ने डेथ रखी हुई हो। तीसरी चीज़, वो ऐसा एक्ट अपने अकॉर्ड यानी मर्जी और चाहत से न करे। और चौथी चीज़ जो है वो ये कि उस एक्ट को किए जाने के लिए जो थ्रेट था उसमें एप्रहेंशन ऑफ हार्म जो था वो इंस्टेंट डेथ का नहीं था, किसी और का था। तो अगर ये चीज़ हुई कि इंस्टेंट डेथ के अलावा किसी और चीज़ का एप्रहेंशन था तो 94 का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशंस पार्ट। इसमें 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, मैं क्विकली इनको रैप अप करता हूँ। आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ देख सकते हैं। पहले केस में क्या है,
एक इंसान अपनी चाहत से ही, और थ्रेट उसको किसी चीज़ का है, थ्रेट उसको है कि उसको मारा जाएगा शायद, एक गैंग ऑफ डकैत्स को ज्वाइन कर लेता है, उसे मालूम है कि ये डकैत हैं, तो ये कहा एक्सप्लेनेशन ने कि उसको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा पर्सन ही इज सीज्ड, नोट द वर्ड सीज्ड, बाय गैंग ऑफ डकैट्स, और फिर उसको फोर्स किया जाता है बाय फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ कोई एक्ट करने के लिए, तो एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि उसको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 94 का। तो ये हो गया सेक्शन 94 जो कवर करता है ऐसे एक्ट्स को जो क्रिमिनल इन नेचर है, लेकिन डूअर ऑफ द एक्ट इज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्रेट, और थ्रेट भी है इंस्टेंट डेथ का। चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जो है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ऐसे एक्ट्स जिनके नतीजे में जो हार्म हो वो बहुत मिनिमलिस्टिक और इतना अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट इन नेचर हो कि आम इंसान, आम जहनीत का कोई भी फ़र्द उसकी शिकायत नहीं करता कानून के पास जाकर। Let's take a reading. Nothing is an offense by reason that it causes, or that it is intended to cause, or that it's known to be likely to cause any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. मालूम ये हुआ कि डूअर ऑफ द एक्ट को एवन नॉलेज भी और इंटेंशन भी हो सकता है, बट हार्म जो है उसका नेचर इतना स्लाइट है कि लॉ उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ऐसे लॉज को लॉ ऑफ ट्राइफल्स कहते हैं। ये लॉ ऑफ टॉट तो कवर कर लेता है, जैसे किसी के चेहरे पे थूकना, किसी की चिमटी लेना, पिंचिंग somebody और ट्वीकिंग somebody, किसी की कुर्सी से उसको गिरा देना, बहुत मिनिमल जो हो, ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर का इंसान उस पर कंप्लेन ना करे लॉ के पास जाकर। वर्ड हार्म यूज़ हुआ है यहाँ पे। हार्म जो यहाँ यूज़ हुआ है उसको समझना बहुत अच्छी तरह है। ये इंजरी नहीं है जो 44 में आईपीसी के इंजरी डिफ़ाइन की गई है। इंजरी की कॉग्निजेंस तो लॉ हमेशा ले लेता है। हार्म इज़ अ वाइडर टर्म जिसमें सारी इंजरीज़ तो आती ही आती हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो लीगल इंजरी नहीं हो सकती, जैसे कि सेक्शन 95 में यूज़ हुआ है। और भी सेक्शंस में आपको पहले देखा होगा डिफेंस ऑफ कंसेंट में कि हार्म रिपीटेडली यूज़ हुआ है, इंजरी नहीं यूज़ हुआ है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एग्जामिनेशन पर्पस और कंसेप्चुअल इम्पोर्टेंस के लिए कि हार्म वर्ड को कभी भी इंजरी से सब्सटीट्यूट मत करिएगा कंसेंट में। और यहाँ भी वर्ड हार्म यूज़ हुआ है, नॉट इंजरी, तो आप ये मत लिखिएगा कि इंजरी हुई हो उससे। ये बेस्ड है सेक्शन 95 एक प्रिंसिपल पे, जिसे जो लेटिन लॉ का एक मैक्सिम है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, दैट लॉ डज नॉट टेक ट्राइफल्स इनटू अकाउंट। बहुत छुटपुट चीज़ों को और ऐसी चीज़ों को जो बहुत मामूली है, कानून उनका कॉग्निजेंस संज्ञान नहीं लेगा। कानून के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इन चीज़ों का भी रेमेडी ढूंढे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जो बहुत पेविश कैरेक्टर के होते हैं, ज़रा इरिटेबल टेम्परामेंट के होते हैं, ज़रा सी बात पे खफा होते हैं, तो कानून की मदद चाहते हैं। ये उन एक्ट्स को कवर करता है। लास्टली ये केस लॉ खुद से देख लीजिएगा पॉज करके। थैंक यू वेरी मच।